औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। हमने पहले ड्यूशेन मसल डिस्ट्रॉफी पढ़ी है, हम मसल डिस्ट्रॉफीज़ पढ़े। अब हम सेकंड पे बैकर्स मसल डिस्ट्रॉफी पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। तो इसने लिखा हुआ है लेस सीवियर फॉर्म ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव मसल डिस्ट्रॉफी। ये ज़रा लेस सीवियर फॉर्म होती है, ये ज़्यादा सीवियर नहीं होती, और ये होती है भी एक्स लिंक्ड मसल डिस्ट्रॉफी ही है। और ये किस वजह से होती है जी? रिजल्ट फ्रॉम द डिफेक्ट्स ऑफ द सेम जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यूशेन डिस्ट्रॉफी। उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल थी, जो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक कास्ट आ रही थी, हमने पढ़ा था डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन के लिए इनकोडिंग नहीं होती। 427 जो डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन थी उसके लिए हमने जो पढ़ा था, तो इसके लिए भी सेम ही आ जाता है, जीन रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर इंसिडेंस आ जाता है जी 3 पर 1 लाख लाइव बॉर्न मेल्स। 1 लाख में से 3 जो लोग होते हैं उनको ये ड्यूशेन मसल डिस्ट्रॉफी आती है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनका जो इंसिडेंस हमने पढ़ लिया, जो पैटर्न ऑफ मसल वेस्टिंग होता है जी बैकर्स मसल डिस्ट्रॉफी में, वो रिजेंबल कर रहा था डेड एंड ड्यूशेन। तो दोनों का जो पैटर्न ऑफ मसल वेस्टिंग है, जिस तरह ड्यूशेन में मसल वेस्ट हो रहे होते हैं, इसी तरह बैकर में भी मसल वेस्ट का पैटर्न सेम है। फिर प्रॉक्सिमल मसल्स स्पेशली ऑफ द लोअर लिम्स, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ आर प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व। तो उसने एक तो प्रॉक्सिमल मसल्स की बात की है, डिस्टल की नहीं की, प्रॉक्सिमल मसल्स की बात की है, और लोअर एक्सट्रीमिटी की बात की है कि लोअर एक्सट्रीमिटी पे जो प्रॉक्सिमल मसल्स हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं बैकर्स में। और ये डिजीज़ क्या लिखी हुई है, जब प्रोग्रेस करती है वीकनेस बिकम मोर जनरलाइज। तो जो ही ये डिजीज़ आगे की तरफ जाएगी तो वीकनेस भी इसके अंदर होती जाती है, ज़्यादा होती जाती है बंदे के अंदर। फिर हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल्स पर हमने ऊपर भी बात की थी ड्यूशेन में भी, कि वो उसके अंदर भी जूडो हाइपरट्रॉफी हो जाती है, इसके अंदर भी हाइपरट्रॉफी हो जाती है मसल्स की, खासतौर पर काव्स में होती है। जो काव मसल्स होते हैं ऐसे फूले फूले लगते हैं। इन अर्ली एंड प्रोमिनेंट फाइंडिंग, ये एक अर्ली और एक प्रोमिनेंट फाइंडिंग है कि बैकर्स के अंदर जो काव मसल्स होते हैं जी वो हाइपरट्रॉफी में मिलते हैं। फिर आ जाता है जी पेशेंट्स फर्स्ट एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टीज़ बिटवीन एज 5 से 15। तो जो पेशेंट्स होते हैं उनको डिफ़िकल्टी कब आती है? 5 से 15 सालों में आती है। और आंसर उन्होंने बता दिया है जी, ये कब होता है जी? थर्ड एंड फोर्थ डिकेड और इवन लेटर। फिर इसके अलावा लिख दिया जी, जो पेशेंट्स होते हैं जिनको बैकर्स मसल डिस्ट्रॉफी होती है, वो बियॉन्ड 15 एज वो वॉक कर रहे होते हैं, वो 15 साल के बाद भी वॉक कर रहे होते हैं। लेकिन जो ड्यूशेन वाले होते हैं वो व्हील चेयर पे आ जाते हैं बाय द एज ऑफ 12। तो ये एक प्रोमिनेंट डिफरेंस है। अगर हमें बैकर आती है लिखने को, तो हमने क्या देखा है कि हमने का लेस सीवियर फॉर्म होती है, ये एक्स लिंक्ड ही होती है, इसके अंदर भी सेम जीन होती है जो हमने 427 KDA प्रोटीन देखी थी, और वो शॉर्ट क्रोमोसोम पे पाई जा रही थी, XP21। सेम जीन देख ली थी हमने, फिर इंसिडेंस भी देख लिया था रिलेट करके हमने। 3 होता है इसके अंदर। फिर पैटर्न सेम होता है मसल वेस्टिंग का। फिर प्रॉक्सिमल मसल्स जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ थे वो इन्वॉल्व होते हैं। फिर वीकनेस इसकी उसने बता दी, जो ही डिजीज़ आगे जाती है वीकनेस बढ़ती जाती है। और फिर हाइपरट्रॉफी में हमने क्या देखा कि पर्टिकुलरली इन द काफ मसल्स में आती है। फिर हमने क्या देखा इसके अंदर कि जो पेशेंट्स होते हैं उनको डिफ़िकल्टीज़ आती हैं जी बिटवीन एज 5 से 15। और फिर हमने कहा कि थर्ड और फोर्थ डिकेड में इसके आंसर शुरू हो जाता है। और बैकर्स के अंदर 15 एज के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। 15 एज के बाद सॉरी वो वॉक कर रहे होते हैं 15 के बाद भी, जबकि ड्यूशेन के अंदर व्हील चेयर आ जाती है एट द एज ऑफ 12। फिर फ्रीक्वेंट कंप्लेन होती है जी इन टीनेजर्स विद BMDs लाइक क्रैम्प्स एंड द मसल पेन्स। इसके अंदर जो फ्रीक्वेंट कंप्लेन आती है, जो टीनेजर्स जो कंप्लेन करते हैं उनको लेग क्रैम्प्स पड़े होते हैं। ड्यूशेन में हमने देखे थी IT बैंड जो होता है ना, इलियोटिबियल बैंड, उसकी क्रैम्प्स पड़ रहे थे ना, उसके अंदर प्रॉब्लम थी, वो टाइट हो रहा था, और हील कॉर्ड। जबकि इसके अंदर उन्होंने कहा कि लेग के अंदर क्रैम्प्स पड़ते हैं, मसल पेन्स आती हैं। सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ दीज पेशेंट्स हैव कार्डियोमायोपैथी। इसके अंदर भी जो पेशेंट्स होते हैं उनको कार्डियोमायोपैथी होती है। सम प्रेजेंट विद हार्ट फेलियर ओनली, कुछ लोगों को सिर्फ हार्ट फेलियर होता है। फिर आगे आ जाता है जी अदर हाइपर सीकेमिया हो जाता है, मायल्जिया विदाउट वीकनेस। तो हाइपर सीकेमिया इन लोगों को हो जाता है। मायल्जिया मसल पेन होती है जी विदाउट वीकनेस, वीकनेस नहीं है इतनी खास, लेकिन मसल में दर्द ज़रूर हो रही है। और मायोग्लोबिन्यूरिया, तो क्या है जी? मायोग्लोबिन्यूरिया याद रख लेना है, हाइपर सीकेमिया वगैरह और मायल्जिया, ये सारे हमने बैकर्स में देखी हैं, ठीक है। मायोग्लोबिन्यूरिया, आई थिंक सो यूरिन के अंदर प्रोटीन आती है मायोग्लोबिन में भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। डायग्नोसिस आ जाता है जी वेस्टर्न ब्लड एनालिसिस ऑफ द मसल बायोप्सी। इसके अंदर भी जो मसल बायोप्सी की जाती है ना, उसका जो वेस्टर्न ब्लड एनालिसिस किया जाता है। रिड्यूस्ड अमाउंट और एबनॉर्मल साइज ऑफ डिस्ट्रॉफिन, तो हमें ना रिड्यूस अमाउंट में मिलती हैं, एबनॉर्मल अमाउंट में डिस्ट्रॉफिन मिलती है। म्यूटेशन एनालिसिस ऑफ द DNA, और जब म्यूटेशन एनालिसिस किया जाता है जी DNA का फ्रॉम पेरिफेरल ब्लड ल्यूकोसाइट्स, ठीक है।
तो जो म्यूटेशन एनालिसिस कैसे किया जाता है जी, जो ब्लड ल्यूकोसाइट जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, उसके ज़रिए उस सेल्स में से डीएनए चेक किया जाता है। ठीक है, तो म्यूटेशन एनालिसिस डीएनए का कहाँ से किया जाता है? जो पेरिफेरल ब्लड ल्यूकोसाइट्स होते हैं वहाँ से। ठीक है, पेरिफेरल पेरीफ्री पे, जो बॉडी के पेरीफ्री पे ब्लड ल्यूकोसाइट्स होते हैं वहाँ से किया गया म्यूटेशन एनालिसिस। और क्वांटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रोफिन इन मसल फिर क्या देखी जाती है? क्वांटिफिकेशन देखी जाती है कि कितनी क्वांटिटी में डिस्ट्रोफिन पाया जा रहा है मसल के अंदर। बैकर्स के अंदर क्या होती है जी, डिस्ट्रोफिन में नॉट बी एबसेंट बट रिड्यूस्ड इन द अमाउंट। डिस्ट्रोफिन एबसेंट तो नहीं होगी, ड्यूशेन के अंदर वो एबसेंट भी थी, डिलीशन हो गई भी थी, एबसेंट थी, लेकिन इसके अंदर उसने कहा एबसेंट शायद ना हो, लेकिन जो होती है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन वो रिड्यूस हो जाती है अमाउंट के अंदर, या उसका साइज़ अब नॉर्मल होता है। ट्रीटमेंट भी उसने हमें बता दिया, एग्रेसिव फिजियोथेरेपी, इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं बल्कि लेस एग्रेसिव फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ किए जा सकते हैं, ब्रेसिंग और जेनेटिक काउंसलिंग यूज़ की जाती है। ठीक है, तो उसने हमें ट्रीटमेंट में क्या बताया है कि लेस एग्रेसिव फिजियोथेरेपी, या तो हम फिजियोथेरेपी कर रहे होते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं, ब्रेस लगा सकते हैं और जेनेटिक काउंसलिंग। ठीक है, इसको हमने खुद से रट्टा मारना है, याद कर लेना कि हम फिजियोथेरेपी भी कराएंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देंगे, अच्छे से ब्रेस लगा देते हैं और जेनेटिक काउंसलिंग करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास एमरी ड्राइफस डिस्ट्रॉफी। नाम से शो कर है एमरी, मतलब इसके अंदर जो प्रोटीन है वो एमरिन यूज़ हो रही है। एमरिन डेफिशिएंसी तो लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो एमरिन होती है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और लैमिना एसोसिएटेड स्ट्रक्चरल प्रोटीन और एमरिन होती क्या है? ये लैमिना में पाई जाने वाली स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़, ये भी क्या है? ये भी एक्स लिंक्ड ही है और ये भी रिसेसिव डिजीज़ है। तो इसके अंदर एमरिन की कमी हो गई थी और एमरिन के बारे में उन्होंने बता दिया। पहले दो में तो हमने डिस्ट्रोफिन की बात की है, लेकिन एमरी ड्राइफस में हमने एमरिन की बात की है कि लैमिना एसोसिएटेड स्ट्रक्चर प्रोटीन है कि एक लैमिना के अंदर ये स्ट्रक्चर पाई जा रही होती है प्रोटीन। और फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, ये भी रिस्पॉन्सिबल जीन के अंदर पाई जा रही होती है जी ऑन द लॉन्ग आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम। जो हमने ड्यूशेन के लिए देखी थी वो शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम थी, XP21 था उसके अंदर। ठीक है, वो शॉर्ट आर्म के लिए थी, लेकिन जो एमरी वाली है वो लॉन्ग आर्म ऑफ द एक्स क्रोमोसोम है, क्लोज टू द सेंट्रोमेयर। तो जो लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम होता है वहाँ पर और सेंट्रोमेयर के करीब करके इसकी जीन पाई जा रही होती है। तो हमने इसकी बातें इतनी खास देखी नहीं है, बस हमने यही कह दिया कि लैमिना एसोसिएटेड स्ट्रक्चर प्रोटीन की कमी हो जाती है, एक्स लिंक्ड होती है और जो जीन होती है वो लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम पे पाई जा रही होती है और सेंट्रोमेयर के करीब पाई जा रही होती है। फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं हमारे पास कि वेस्टिंग एंड वीकनेस ऑफ अपर आर्म्स आ जाता है जी, शोल्डर्स आ जाते हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट मसल्स इन द लेग। तो कौन कौन से वेस्टिंग हो जाती है मसल्स की? वेस्टिंग एंड वीकनेस ऑफ अपर आर्म्स, जो हमारे अपर आर्म होते हैं उसकी जो शोल्डर है उसकी, और जो एंटीरियर कंपार्टमेंट इन द लेग होता है उसके अंदर मसल्स वीक हो जाते हैं। पहले दो अपर एक्सट्रीमिटीज़ की बात कर दी और एक लोअर एक्सट्रीमिटी की बात कर दी है। ठीक है, अपर आर्म की बात कर दी है, शोल्डर के मसल्स वीक हो जाते हैं और एंटीरियर कंपार्टमेंट जो लेग्स का वो वीक हो जाता है। फिर एसोसिएटेड कंट्रैक्चर्स अर्ली इन एल्बो। और अब एमरिन है ना, तो इसलिए याद रखना एल्बो, ई से ही एल्बो, तो ज़्यादा उसके कंट्रैक्चर्स एल्बो में ही बन रहे होते हैं। ठीक है, एल्बो में कंट्रैक्चर पड़ जाएगा। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेक, नेक का जो पोस्टीरियर पार्ट है उधर कंट्रैक्चर्स पड़ जाएंगे। और जो पैरास्पाइनल मसल्स होते हैं जिस पैरास्पाइनल मतलब स्पाइन के साथ जो मसल्स लगे हुए उधर, और एचिलियस टेंडन के अंदर कंट्रैक्चर पड़ जाएगा। तो यही हमने चीज़ें याद करनी है कि किधर किधर कंट्रैक्चर्स पड़ रहे हैं। एल्बो के ऊपर पड़ रहा है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेक के ऊपर पड़ रहा है, पैरास्पाइनल मसल्स में पड़ रहा है और एचिलियस टेंडन के अंदर कंट्रैक्चर पड़ रहा होता है जी एमरी के अंदर। और कंट्रैक्चर्स तो हमने एल्बो वगैरह में देख लिया, नेक का देख लिया, पैरास्पाइनल देख लिया, एचिलियस टेंडन देख लिया। और वेस्टिंग हमने अपर आर्म की थी, शोल्डर की थी, और वेस्टिंग और वीकनेस एंटीरियर कंपार्टमेंट मसल्स की थी। एल्बो कंट्रैक्चर्स आर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब एल्बो कंट्रैक्चर से पता चलता है कि ये एमरी ड्राइफस सिंड्रोम है, इसको डिस्ट्रॉफी है। स्लोली प्रोग्रेसिव करती है डिजीज़। कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस से हमने ऊपर वाली दो में भी हमने कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस की बात की थी, इसके अंदर भी कार्डियक कॉम्प्लिकेशन आ रही है कि वो भी उन्होंने हमें क्या बताया यहाँ पर कि कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस फ्रीक्वेंट, दिल का भी मसला बहुत ज़्यादा होता है, कंडक्शन ब्लॉक हो जाती है और एट्रियल पैरालिसिस हो सकती है, सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है। तो कंडक्शन ब्लॉक जो मैसेज है, जो कंडक्शन हो रही है वो ब्लड इधर से फ़्लो करता है, जो पंप आउट करके पूरी बॉडी में जा रहा होता है वो ब्लॉक हो सकता है। आर्टीरियल पैरालिसिस हो सकती है, जो एट्रिया होते हैं ऊपर ऊपर वाले जो दो चैम्बर होते हैं हार्ट के, नीचे वाले नहीं वेंट्रिकल्स नहीं बल्कि एट्रिया की पैरालिसिस हो जाती है और सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। फिर फीमेल कैरियर्स में डिवेल्प कार्डियक एबनॉर्मलिटी एट लेटर एज, जबकि जो फीमेल कैरियर्स होते हैं उनके अंदर कार्डियक एबनॉर्मलिटी होती है लेटर एज में जाकर होती है। ठीक है,
फीमेल में भी दिल का मसला होता है, लेकिन लेटर एज में फिर सेवेरिटी ऑफ कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज विद एज। तो उम्र के साथ साथ जो दिल का मसला होता है वो बढ़ता जाता है। तो एम्ब्री ड्राइफस के अंदर हमने कुछ चीज़ें देखी, लैमिना सॉलिड प्रोटीन की बात की हमने, और फिर हमने कहा कि एक्स लिंक्ड डिजीज़ होती है, लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम पे होती है जी, क्लोज टू द सेंट्रोमियर होती है। फिर वीकनिंग, वेस्टिंग और वीकनिंग की बात की तो वो अपर आर्म की थी, शोल्डर की थी, और एंटीरियर कंपार्टमेंट मसल्स की बात की। कंट्रैक्चर्स हमने एल्बो पे देख ली, पोस्टीरियर नेक पे देख लिए, पैरास्पाइनल मसल्स पे देख लिए, और एचएलियस टेंडन पे देख लिए। फिर एल्बो कंट्रैक्चर्स आर कैरेक्टरिस्टिक, फिर इसके अंदर एल्बो कंट्रैक्चर्स कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जी, स्लोली प्रोग्रेसिव होती है। और कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर क्या होती हैं जी, फ्रीक्वेंट होती हैं। ये डिजीज़ आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करती है और दिल के मसले आखिरी वाली लाइनों में उसने बस कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस की बात की है कि कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है, जो एट्रिया होते हैं उसका पैरालिसिस हो सकता है, जो सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। ठीक है, एट्रियल पैरालिसिस हो सकता है, कंडक्शन ब्लॉक हो सकता है, और फीमेल के अंदर जो कार्डियक होती है वो लेटर एज पे डेवलप होती है, और सिविरिटी ऑफ कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज विद एज। और बाकी कॉम्प्लिकेशंस उम्र के साथ साथ तेज़ हो रही होती हैं, इंक्रीज़ हो रही होती हैं। डायग्नोसिस इसका भी देख लेते हैं जी, इसके लिए भी डीएनए स्टडीज़ करानी पड़ती हैं, डिमॉन्स्ट्रेट द डिफेक्ट इन द जीन। ओके, डीएनए स्टडी हम कराएंगे ताकि हम देख सकें कि जीन के अंदर क्या डिफेक्ट आ रहा है। एम्ब्रिन के अंदर जो कि लैमिना एसोसिएटेड स्ट्रक्चर प्रोटीन है उसके अंदर क्या डिफेक्ट आ रहा है जीन के अंदर। स्किन बायोप्सी भी कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेट द एब्सेंस ऑफ द एम्ब्रिन। तो स्किन के ऊपर भी हम देख रहे होते हैं जी कि एब्सेंस है एम्ब्रिन के, नहीं फिर मसल बायोप्सी भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस डीएनए में हमने सिर्फ डिफेक्ट देखना था जीन के अंदर। ईएमजी भी करनी है, सीरम सी का लेवल इंक्रीज़ होता है जी। ईसीजी, सीरम साइटोकाइनेस लेवल क्या है जी, एलिवेटेड है। फिर ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, क्योंकि हार्ट का मसला हमने कहा है कि इसके अंदर कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है, एट्रियल पैरालिसिस हो जाता है और कार्डियक डेथ हो जाती है, तो इसलिए ईसीजी भी कराई जाती है रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर। और ट्रीटमेंट में क्योंकि हार्ट का मसला साथ आ रहा है तो इसलिए पेस मेकर भी लगा दिया जाता है। सपोर्टिव केयर की जाती है जी फॉर द न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटी, सपोर्टिव केयर की जाती है फॉर द न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटी। ठीक है, सपोर्टिव केयर। फिर आ जाता है जी फेशियो स्कैपुलो ह्यूमरल डिस्ट्रॉफी आ जाती है, ये थर्ड हमारे पास है कि फोर्थ है। फोर्थ आ जाती है जी फेशियो, नाम से पता चल रहा है कि इसमें फेस की भी बात हम करेंगे। और स्कैपुलो ह्यूमरल, ऊपर हमने जितनी भी डिजीज़ पढ़ी थी वो रिसेसिव थी और वो एक्स लिंक्ड थी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव थी। जबकि जो फेशियो वाला स्कैपुलो ह्यूमरल आ जाती है उसके लिए उसने बता दिया वो डोमिनेंट डिजीज़ होती है जी, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबल जीन एंड ऑफ लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 4। तो ये हमने खुद याद रखना है कि जो फेशियो स्कैपुलो ह्यूमरल डिस्ट्रॉफी में होता क्या है कि जी इसके अंदर जो जीन होती है वो लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 4 में होती है। सबसे पहले वाली में हमने शॉर्ट आर्म देखा था, एमरिन के अंदर भी लॉन्ग आर्म ही देखा है हमने, ये देखे लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम। सिर्फ शॉर्ट आर्म हमने ड्यूशीन वाली में देखा था XP21 और वो शॉर्ट आर्म था। ठीक है, फिर हमने जो एमरी ड्राइफस पढ़ी है, एमरी में भी लॉन्ग आर्म है। और अब जो हम फेशियल वाली पढ़ने वाले हैं उसके अंदर भी लॉन्ग आर्म ऑफ ही होता है क्रोमोसोम, लेकिन इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर भी बता दिया, क्रोमोसोम 4 के अंदर। फेशियल स्कैपुलर में उसने हमें बता दिया क्रोमोसोम 4 के अंदर होती है। फिर जेनेटिक एबनॉर्मलिटी इसमें क्या आती है, इसके अंदर भी डिलीट हो जाती है चीज़, जो जीन होती है वो डिलीट हो जाती है। सिविरिटी ऑफ इलनेस में क्या है जी, रिलेटेड टू द साइज ऑफ डिलीशन, कि कितनी ज़्यादा डिलीट हुई है उस हिसाब से सिविरिटी आती है। फिर स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट्स, जितने स्मॉल फ्रेगमेंट्स होंगे उतनी जो डिजीज़ होगी वो सीवियर हो जाएगी। आंसर क्या होता है जी, चाइल्डहुड और यंग अडल्टहुड में हो जाती है ये प्रॉब्लम। फेशियो स्कैपुलो ह्यूमरल, ठीक है, स्कैपुलो ह्यूमरल। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ हमने देखी, रिस्पॉन्सिबल इसमें लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 4 होता है और फिर डिलीशन हो जाती है। और रिलेटेड टू द साइज़ ऑफ डिलीशन, डिपेंड करता है कि कितनी डिलीशन हुई है, स्मॉल जितने फ्रेगमेंट्स होंगे उतनी सीवियर डिजीज़ होती है और चाइल्डहुड और यंग अडल्टहुड में होती है। क्लिनिकल फीचर्स इसके देख लेते हैं, हमने हाईलाइट किए हैं, क्या किए हैं वो देख लेते हैं कि क्या लिखा है। फेशियल वीकनेस इज़ द इनिशियल मैनिफेस्टेशन, क्योंकि नाम से फेशियल पता चल रही है तो फेशियल वीकनेस आएगी इसके अंदर। इनएबिलिटी टू स्माइल, विसल एंड फुली क्लोज द आइज़, जो बंदा होता है वो स्माइल नहीं कर पा रहा होता, उसको विसल करने में प्रॉब्लम हो रही होती है, और फुली क्लोज दी आइज़ और आंख बंद करने में। तो क्या जी इसके अंदर क्या क्या उसने हमें बात बता दी, इनएबिलिटी टू स्माइल, क्योंकि स्माइल हम चेहरे से ही कर रहे होते हैं तो वो हम स्माइल नहीं कर पाएंगे, वो बच्चा स्माइल नहीं कर पाएगा। उसको कहेंगे सीटी बजाओ, वो सीटी नहीं बजा पाएगा और वो अपनी आंखें ठीक से सही बंद नहीं कर पाएगा। ये फेशियल स्कैपुलर ह्यूमरल में आ जाती है। फिर वीकनेस ऑफ द शोल्डर गर्डर्स, क्योंकि स्कैपुलर ह्यूमरल का भी जिक्र किया तो इसमें शोल्डर गर्डर्स की भी वीकनेस होती है जी। ब्रिंग्स पेशेंट टू द मेडिकल अटेंशन, तो क्या जी जो शोल्डर गर्डर की वीकनेस होती है तो वो एक मेडिकल अटेंशन वाली बात है। लॉस ऑफ स्कैपुलो स्टेबलाइजर मसल्स मेक आर्म एलिवेशन डिफिकल्ट, तो जो स्कैपुलो स्टेबलाइजर्स होते हैं जी
वो क्या हो जाता है, उसके वो उसका स्टेबलाइजेशन, वो मसल्स वीक हो जाते हैं, लॉस ऑफ स्टेबलाइजर हो जाता है ना, जिसकी वजह से एलिवेशन जैसे कि सेरेटस एंटीरियर श्रगिंग करा रहा है, तो वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। तो स्कैपुलो ह्यूमरल के अंदर हमने क्या देखा कि जो स्कैपुला को स्टेबलाइज करने वाले मसल्स थे वो लॉस हो गए हैं, जिसकी वजह से अब एलिवेट करने में मुश्किल आ रही है। तो स्कैपुलर विंगिंग आ जाएगी, विच अटेम्प्ट्स एट एबडक्शन एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द आर्म्स। ओके, जब बंदा एबडक्शन करने की कोशिश करेगा या फिर फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ आर्म करने की कोशिश करेगा तो स्कैपुला के ऊपर विंगिंग शो होगी, ठीक है। विद द टाइम्स एट द एबडक्शन एंड द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द आर्म, तो स्कैपुला के ऊपर विंगिंग शो होगी। फिर इसके अंदर बाइसेप और ट्राइसेप, देखो फेस स्कैपुलो ह्यूमरल पा रहे हैं, हमने फेस की भी बात कर दी, फिर स्कैपुला की बात कर दी कि शोल्डर गर्डर के ऊपर वीकनेस थी, और हमने कहा कि एलिवेशन डिफ़िकल्ट हो रही है क्योंकि स्कैपुला के ऊपर जो स्टेबलाइजर है वो लॉस हो गए हैं, तो एलिवेशन में डिफ़िकल्टी आ रही है। फिर हमने स्कैपुला की विंगिंग की बात कर दी, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, क्योंकि जिक्र जो स्कैपुला का हो रहा है तो हम इसके ऊपर सारी डिफॉर्मिटीज़ देख लेते हैं। स्कैपुला की राइट विंगिंग हो जाएगी, और जब वो एबडक्शन करने की कोशिश करेगा या फिर फॉरवर्ड मूवमेंट की, फिर बाइसेप और ट्राइसेप भी उन्होंने इधर जिक्र कर दिया कि बाइसेप एंड ट्राइसेप सीवियरली अफेक्टेड विद रिलेटिवली स्पेयरिंग ऑफ डेल्टॉइड मसल्स, तो बाइसेप और ट्राइसेप भी इसके अंदर अफेक्टेड होगा, लेकिन डेल्टॉइड मसल्स की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, वो उसको कुछ नहीं होगा। फिर वीकनेस वर्स्ट फॉर द रिस्ट एक्सटेंशन, तो फिर ये सारी बातें हमने खुद ही याद रखनी है कि जो रिस्ट की एक्सटेंशन है वो नहीं हो पा रही। देखें, हम बात स्कैपुलो ह्यूमरल की कर रहे थे, लेकिन साथ ही हमने बाइसेप की भी कर दी, क्योंकि ह्यूमरस के ऊपर ही बाइसेप लग रहा है ना आकर, और ट्राइसेप की भी बात हमने कर दी साथ ही। फिर रिस्ट की एक्सटेंशन की बात कर दी, फिर वीकनेस ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग्स, तो क्या हो जाएगा, फुट ड्रॉप हो जाएगा, तो वीकनेस हो जाएगी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग्स। ठीक है, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है जी, अब उसकी जब एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के अंदर वीकनेस आएगी तो फुट ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि लेग के जो मसल्स हैं टिबियालिस एंटीरियर वगैरह, उनकी वीकनेस हो गई। एंटीरियर कंपार्टमेंट लेग, हम थाई की बात नहीं कर रहे, लेग की बात कर रहे हैं, तो फुट ड्रॉप इसमें भी आ जाएगा। सबसे पहले वाले में भी फुट ड्रॉप आ रहा था, फुट ड्रॉप आ जाएगा। फिर वीकनेस ऑफ द हिप फ्लेक्सर्स, क्वाड्रिसेप्स एंड एंकल डॉर्सी फ्लेक्सर्स, तो फिर उसने हमें यहाँ पर क्या बताया कि वीकनेस हो जाएगी हिप फ्लेक्सर्स की, जो हिप के फ्लेक्सर्स हैं जो कि क्वाड्रिसेप्स होते हैं वो वीक हो जाएंगे इसके अंदर, जो हिप फ्लेक्सर्स, ठीक है, क्वाड्रिसेप्स आगे उसने खुद भी जिक्र कर दिया, और डॉर्सी फ्लेक्सर्स जो होते हैं जी वो भी वीक हो जाएंगे, ठीक है। हिप फ्लेक्सर्स की बात कर दी और डॉर्सी फ्लेक्सर्स की बात कर दी, वो वीक है, लेकिन प्लेंटर फ्लेक्सर स्ट्रेंथ इज प्रिजर्व, लेकिन जो प्लेंटर फ्लेक्सर्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो प्रिजर्व रहेगी। चिल्ड्रन माइट लूज एबिलिटी टू वॉक बाय 9-10 ईयर्स, तो इसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं फेशियल स्कैपुलर ह्यूमरल के अंदर, जो पेशेंट अपनी एबिलिटी लूज़ करेगा चलने की वो 9 से 10 साल होंगे। जैसे हमने सबसे पहले ड्यूशीन में बात की थी कि 8 से 10 साल में वो व्हील चेयर में आ गया था, इसी तरह फेशियल स्कैपुलर ह्यूमरल में भी 9 से 10 साल के अंदर उसकी एबिलिटी वॉक करने की ख़त्म हो जाएगी। तो फेस की बात कर ली हमने, शोल्डर गर्डर की बात कर ली, फिर हमने कहा कि स्कैपुला के जो स्टेबलाइजर थे वो लॉस हो गए, और उसके ऊपर एलिवेशन करना मुश्किल हो रही है। फिर विंगिंग हो गई थी, विंगिंग कब, एबडक्शन और फॉरवर्ड मूवमेंट के अंदर, फिर बाइसेप और ट्राइसेप इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए थे और डेल्टॉइड नहीं था, और एलिवेशन रिस्ट की सारी एक्सटेंशन खत्म हो गई थी। फुट ड्रॉप इसके अंदर भी आ गया था क्योंकि एंटीरियर कंपार्टमेंट मसल्स वीक थे। और फिर हिप फ्लेक्सर्स को आपने तकरीबन हर तरफ ही डाल देना है कि हिप फ्लेक्सर्स, क्वाड्रिसेप्स और एंकल डॉर्सी फ्लेक्सर्स क्या है, वीक है, और प्लांटर फ्लेक्सर स्ट्रेंथ इज प्रिजर्व्ड। प्लांटर फ्लेक्सर ठीक है, और 9 से 10 ईयर्स में वो उसने अपनी एबिलिटी चिल्ड्रन लूज़ कर देते हैं। ये देखें, ये सारे मसल्स उन्होंने पेक्टोरालिस रीजन भी, ट्रापीजियस मसल, ये सारे मसल्स उन्होंने इन्वॉल्व किए हुए। एल्बो की हमने बात इसके अंदर नहीं की, लेकिन ये उन्होंने बाइसेप और ट्राइसेप को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व किया हुआ है। विंगिंग ऑफ स्कैपुला दिखाई हुई है उन्होंने। एक्सट्रीम लंबोसैक्रल लॉर्डोसिस सीन व्हेन द चाइल्ड वॉक्स और स्टैंड अप, देखो ये फेशियल स्कैपुलर ह्यूमरल है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने हमें लॉर्डोसिस की भी बात कर दी है जी। इज अ सीन व्हेन द चिल्ड्रन स्टैंड्स एंड वॉक, ओके, तो क्या जी लंबोसैक्रल लॉर्डोसिस, ठीक है। लंबोसैक्रल रीजन पर, लंबा रीजन के ऊपर एक्चुअली लॉर्डोसिस हो गई है। जब पता चलेगा डायग्नोसिस डीएनए स्टडीज़ ही आती हैं, ईएमजी ही करानी पड़ती है, मसल बायोप्सी आ जाती है, टिनी फाइबर स्कैटर थ्रू आउट। इसके अंदर क्या होता है कि जी जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं वो स्कैटर किए होते हैं जी, स्कैटर्ड इन्फ्लेमेटरी सेलर फोकाई एसोसिएटेड मसल, तो मसल बायोप्सी जब करके लाएंगे तो उसके अंदर जो फाइबर्स होंगे वो स्कैटर्ड हुए होंगे, जो मसल फाइबर्स हैं वो सारे स्कैटर हुए होंगे, और यहाँ स्कैटर्ड इन्फ्लेमेटरी सेलर फोकाई होगा जो कि मसल फाइबर्स के साथ। इसको इसी तरह याद करना है कि जो इन्फ्लेमेटरी सेलुलर फोकाई होते हैं जी वो एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। टीनी फाइबर्स थे जो कि स्कैटर्ड थे थ्रू आउट मसल बायोप्सी में हमने देखा।
के जो फाइबर्स हैं, टिनी टिनी फाइबर्स हैं, वो सारे के सारे स्कैटर्ड हुए हुए हैं। और जबकि स्कैटर्ड इन्फ्लेमेटरी सेलुलर फोकाई होगा, इन्फ्लेमेटरी सेलुलर फोकाई। तो और जो इन्फ्लेमेटरी सेलुलर फोकाई होगा वो भी स्कैटर्ड हुए होंगे, ये भी मसल फाइबर्स में चीज़ आएगी। सीएमसी के लेवल एलिवेटेड नज़र आएंगे। फिर ट्रीटमेंट आ जाता है जी, स्पोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं। इफ़ पेशेंट अनएबल टू लिफ्ट आर्म्स, अभी हम इसको एक दफ़ा सुन लेते हैं, ये वीडियो एक दफ़ा सुन के शायद कुछ चीज़ें दिमाग में बैठ जाए हमारे। तो इफ़ द पेशेंट अनएबल टू लिफ्ट आर्म्स अबव द हेड, अगर वो पेशेंट अपने बाजुओं को अपने हेड के ऊपर नहीं लेकर जा रहा तो सर्जिकल स्टेबलाइजेशन करनी पड़ती है स्कैपुला की। ये हमने स्कैपुला ह्यूमरल में याद रखनी है कि फिर सर्जिकल स्टेबलाइजेशन करनी पड़ती है जी स्कैपुला की। एंकल फुट आर्थोसिस लगाने पड़ते हैं जी, फुट ड्रॉप हमने बताया तो एंकल फुट आर्थोसिस हम लगाएंगे। फिर सर्जिकल ट्रांसपोजिशन करनी पड़ती है जी पोस्टीरियर टिबियल टेंडन की टू द डॉर्सम ऑफ द फुट। अगर तो सर्जरी जो पोस्टीरियर टिबियल टेंडन है उसको किधर लगा दिया जाता है, डॉर्सम ऑफ द फुट के ऊपर। और पेशेंट्स विद मार्क्ड इंटॉर्शन ऑफ द फुट व्हाइल वॉकिंग, जिनकी ज़्यादा ही ट्विस्टिंग हो रही थी, ज़्यादा ही इंटॉर्शन हो रही थी, उनके लिए क्या की जाती है जी, ट्रांसपोजिशन की जाती है। पोस्टीरियर टिबियल टेंडन की जो पीछे टिबियल टेंडन है उसको किधर लगा दिया जाता है, डॉर्सम ऑफ फुट के ऊपर। The transposition of posterior tibial tendon to the dorsum of the foot for the patient with marked intorsion of foot while walking, ऐसे लोगों के लिए जिनको प्रॉब्लम थी। तो हमने ये सारी स्कैपुलो ह्यूमरल के अंदर चीज़ें देख ली हैं कि वो अपना बाजू अगर ऊपर की तरफ नहीं उठा पा रहा तो सर्जिकल स्टेबलाइजेशन करनी है स्कैपुला की, सर्जिकल स्टेबलाइजेशन करनी पड़ेगी स्कैपुला की। एंकल फुट आर्थोसिस आ जाते हैं जी। और सर्जिकल ट्रांसपोजिशन ऑफ पोस्टीरियर टिबियल टेंडन टू द डॉर्सम ऑफ द फुट, और सर्जिकल ट्रांसपोजिशन करनी पड़ती है। बार बार हम इसको पढ़ रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, थोड़ा सा समझ भी रहे हैं। फिर पोस्टीरियर जो टिबियल टेंडन था उसको, फिर स्कैपुलो पेरोनियल सिंड्रोम आ जाता है, स्कैपुलो पेरोनियल, और फिर हमने अक्यूलो फिरेंजियल तक बस पढ़ना है, ठीक है। इसकी सिर्फ एक ही हेडिंग है, 1 मिनट बात करते हैं। हाँ जी, स्कैपुलो पेरोनियल सिंड्रोम आ जाता है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव है। जो हमने पहले 3 पढ़ी हैं वो तीनों रिसेसिव थी, एक्सलेंट रिसेसिव थी, जिसके अंदर योशीन था, बैकर्स था और एम्ब्रिन ड्राइफेस था। लेकिन उसके बाद जो हमने फेशियल स्कैपुलो ह्यूमरल पढ़ी है वो भी ऑटोसोमल डोमिनेंट थी, और जो हम स्कैपुलो पेरोनियल पढ़ रहे हैं ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, लेकिन इसने लिख दिया है कि ये एक्सलेंट रिसेसिव भी हो सकती है, दोनों इसमें बता दिए हैं। ये दोनों किसके अंदर हमने देखी है, स्कैपुलो पेरोनियल के अंदर। वीकनेस ऑफ द शोल्डर मसल्स एंड एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लोअर पेरोनियल, हमारे फिबुलर को भी कहते हैं, फिबुला को भी कहते हैं, तो यानी वहाँ पे रीजन पे लोअर लेग के ऊपर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उधर मसल्स की प्रॉब्लम है, उस मसल की प्रॉब्लम है। तो फिर उसने हमें बता दिया है जो कि फिबुला के ऊपर अटैच होता है पेरोनियल। वीकनेस ऑफ द शोल्डर मसल्स एंड एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लोअर लेग, तो इसने हमें क्या बता दिया है जी, जो वीकनेस होगी शोल्डर मसल्स की, जो शोल्डर मसल्स हैं वो वीक हो गए हुए हैं, क्योंकि हमने अभी स्कैपुलो पेरोनियल इसका नाम दिया, तो स्कैपुला शोल्डर मसल्स वीक है। और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लोअर लेग, और जो एंटीरियर कंपार्टमेंट लोअर लेग का वो वीकनेस हो गई। फिर उसने बताया है वीक एंकल डॉर्सीफ्लेक्सर्स बट स्ट्रॉन्ग प्लांटर फ्लेक्सर्स, ये बात हमने ऊपर भी पढ़ी थी कि एंकल के डॉर्सीफ्लेक्सर्स, ये हमने आई थिंक सो स्कैपुलो ह्यूमरल में पढ़ी है, फेशियल स्कैपुलो ह्यूमरल में पढ़ी है कि उसके अंदर भी डॉर्सीफ्लेक्सर्स वीक हैं, लेकिन प्लांटर फ्लेक्सर्स पीछे से काफ आई थिंक सो ठीक है, हाँ काफ मसल्स जो होते हैं वो ठीक है, लेकिन आगे से जो डॉर्सीफ्लेक्सर्स हैं, जो एंटीरियर टिबियालिस है वो थोड़ा सा वीक है। और फेशियल वीकनेस, उसने कहा फेस के ऊपर इतनी वीकनेस नहीं, नहीं आती, और क्योंकि इसका नाम भी हमारे पास स्कैपुलो पेरोनियल है। तो पेशेंट प्रेजेंट विद फुट ड्रॉप एंड शोल्डर वीकनेस, फुट ड्रॉप तकरीबन हमने सब के अंदर ही देख लिया, फुट ड्रॉप तकरीबन सब में ही आ जाता है। फुट ड्रॉप होगा, शोल्डर वीकनेस हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या आता है जी, एंकल फुट आर्थोसिस एंड अदर स्पोर्टिव ट्रीटमेंट। तो इसकी बस एक छोटी सी उन्होंने हेडिंग सी बताई हुई है स्कैपुलो पेरोनियल के अंदर, और उसने हमें बता दिया है कि ये दोनों तरह से हो सकती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकती है और एक्सलेंट रिसेसिव भी हो सकती है। और वीकनेस ऑफ द शोल्डर मसल्स एंड एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लोअर लेग, तो जो शोल्डर मसल्स होते हैं वो वीक होते हैं, और जो एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है लोअर लेग का, ये लाइन याद कर लिया, ऑटोसोमल रिसेसिव वाली कर ली। तीसरी वीक डॉर्सी फ्लेक्सर्स एंड स्ट्रॉन्ग प्लांटर फ्लेक्सर्स, तो जो डॉर्सी फ्लेक्सर्स हैं वो वीक हैं, और जो प्लांटर फ्लेक्सर्स हैं, क्योंकि पेरोनियल मसल्स आगे ही एंटीरियरली पाया जा रहा होता है, तो उसका भी थोड़ा बहुत रोल होता है डॉर्सी फ्लेक्शन में भी, तो एंटीरियर टिबियालिस का भी। तो उसने भी बताया कि जो डॉर्सी फ्लेक्सर्स हैं वो वीक हैं, जबकि पीछे से प्लांटर फ्लेक्सर्स ठीक हैं, फेशियल्स के ऊपर कोई माइनर कुछ भी नहीं है वीकनेस। और जो पेशेंट है वो फुट ड्रॉप के साथ आएगा, ठीक है, उसका फुट ड्रॉप कर चुका है, और
शोल्डर वीकनेस है उसकी, और एंकल फुट ऑर्थोसिस लगाया जा सकता है जी, स्पोर्टिव ट्रीटमेंट। फिर आखिरी वाली हम अभी पढ़ लेते हैं जो कि हमने अच्छे करनी है, ठीक है। अक्यूलोफेरेंजियल डिस्ट्रॉफी आ जाती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ये भी अक्यूलो आई रिलेटेड होता है। तो ये क्या है जी, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है जी। हॉलमार्क ऑफ इलनेस, इसके अंदर भी यही होता है कि बहुत ज़्यादा इलनेस होती है, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल इंट्राऑक्यूलर ट्यूबर फिलामेंट्स। तो ये हमने कुछ इतने हाथ ठीक से समझी भी नहीं, लेकिन इसको हमने ऐसे याद करना है कि स्मॉल इंट्राऑक्यूलर ट्यूबर फिलामेंट्स पाए जा रहे होते हैं, दीज अकर एज पैलिसेडिंग फिलामेंटस इन्फ्लुएंस, ठीक है। और मैं इनको सर्च भी नहीं किया। तो प्रेजेंस ऑफ स्मॉल इंट्राऑक्यूलर ट्यूबर फिलामेंट्स, जो ट्यूबर फिलामेंट्स होते हैं वो स्मॉल पाए जा रहे होते हैं, वो भी इंट्राऑक्यूलर ट्यूबर फिलामेंट्स होते हैं। इंट्राऑक्यूलर हमारे आई के मसल्स भी होते हैं, ठीक है। तो उसने हमें क्या बताया है कि प्रेजेंस ऑफ स्मॉल इंट्राऑक्यूलर ट्यूबर फिलामेंट्स, स्मॉल इंट्राऑक्यूलर ट्यूबर फिलामेंट्स, और दीज अकर एज पैलिसेडिंग फिलामेंटस इन्फ्लुएंस। तो पहले हम सिटी याद कर लेंगे स्मॉल इंट्राऑक्यूलर ट्यूबर फिलामेंट्स को, कि स्मॉल इंट्राऑक्यूलर ट्यूबर फिलामेंट्स और पीएफआई पैलिसेडिंग फिलामेंटस इन्फ्लुएंस, कुछ इस तरह करके हम याद करेंगे इसको। क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं, चेकर्स है 30 से 40 ईयर्स विद वीकनेस ऑफ आई मसल्स एंड माइल्ड टोसिस। ये ना 30 से 40 साल की उम्र में जाकर ये शुरू होती है, और इसमें वीकनेस हो जाती है आई मसल्स की, और हल्की सी माइल्ड टोसिस हो जाती है, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड माइल्ड होती है। टोसिस एसिमेट्रिकल, इनिशियली शुरू में एसिमेट्रिकल होती है, मतलब एक साइड पे ही होती है आंख, एक साइड का मसला होता है। एज द मसल वीकन बोथ लेयर्स बिकम सीवियर टोटिक, जो ही मसल वीक हो रहे होते हैं फिर दोनों लेयर्स टोटिक हो जाती हैं, और आई मूवमेंट्स आर डिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस, और फिर हर डायरेक्शन के अंदर जो आई मूवमेंट होती है वो डिमिनिश होती है। फिर बाद में क्या लिखा हुआ है, पेशेंट डिवेल्प्स डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, क्योंकि हमने इसका नाम ओरोफेरेंजियल है तो इसमें फेरेंक्स भी आ रहा है, ठीक है। तो स्वेलो करने में उसको प्रॉब्लम होगी, और डेथ किस वजह से होती है जी, स्टारवेशन की वजह से, इमेसिएशन की वजह से, और नमोनिया फॉलोइंग एस्पिरेशन। तो एस्पिरेशन नमोनिया कह सकते हैं, या फिर एस्पिरेशन करने के बाद जो नमोनिया हो गया था उसकी वजह से डेथ होती है, एस्पिरेशन नमोनिया फॉलोइंग एस्पिरेशन, ओके। तो ये हमने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर देखी, ऑटोसोमल रिसेसिव देखा, और प्रेजेंस ऑफ स्मॉल इंट्राऑक्यूलर ट्यूबुलर फिलामेंट्स क्या प्रेजेंस थी, स्मॉल इंट्राऑक्यूलर ट्यूबुलर फिलामेंट्स की प्रेजेंस थी, और वो पैलिसेडिंग फिलामेंटस इंक्लूजन्स थे, ठीक है। इसको बार बार पढ़ेंगे तभी हमें याद होगा, पैलिसेडिंग फिलामेंटस इंक्लूजन्स। फिर आ जाता है ये 30 ईयर्स में होता है विद वीकनेस ऑफ आई एंड माइडोसिस। डोसिस पहले एसिमेट्रिकल होता है, फिर बाद में दोनों आंखों में हो जाता है, आई मूवमेंट्स डिमिनिश हो जाती है, और फिर लेटर क्या लिखा हुआ है, पेशेंट डेवलप्स डिफिकल्टी इन स्वेलविंग, पेशेंट को स्वेलो करने में प्रॉब्लम होती है, और स्टार्वेशन की वजह से डेथ होती है, मैसेशन की वजह से, और नमोनिया फॉलोइंग एस्पिरेशन, और जो नमोनिया हो गया था एस्पिरेशन के बाद एस्पिरेशन। फिर डायग्नोसिस हो जाता है हमारे पास, मसल बायोप्सी ही की जाती है, मसल फाइबर्स कंटेन ड्रीम्ड वैक्यूल्स। तो इसके अंदर ये चीज़ डिफरेंट लगी हमें कि इसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं इसको ओरोफेरेंजियल पढ़ रहे हैं, अक्यूलो सॉरी फेरेंजियल। तो अक्यूलो फेरेंजियल के अंदर क्या किया जाता है जी, हमें रिम्ड वैक्यूल्स मिलते हैं, अक्यूलो फेरेंजियल के अंदर हमें रिम्ड वैक्यूल्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसके अंदर माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जाता है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन, तो याद रखना है कि आँख के अंदर हम चेक कर रहे हैं, आँख के मसल्स को चेक कर रहे हैं, और मुंह के मसल्स को भी देख रहे हैं, फेरेंजियल को भी। तो इसमें ग्लाइकोजन की एक्यूमुलेशन हो रही है, द नॉन स्पेसिफिक डेब्रिस रिलेटेड द लाइसोसोम्स। तो ग्लाइकोजन की इसके अंदर एक्यूमुलेशन होगी, और जो नॉन स्पेसिफिक डेब्रिस होता है जी, जो कि रिलेटेड टू द लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम से रिलेटेड जो भी डेब्रिस हैं, गंद है, डेथ डाइड सेल्स हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर आ रही होती हैं रिलेटेड टू द लाइसोसोम्स। और टिपिकल मायोपैथिक ईएमजी जब कराते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी जब कराई जाती है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी जब तो कराई जाती है, तो उसके अंदर मायोपैथिक ही नज़र आती है। सीरम सी के लेवल हर एक में एलिवेटेड था। टेंसिलॉन टेस्ट कराया जाता है, एंड रेपिटेटिव नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट फॉर द एब्नॉर्मल फटीग ऑफ इवोल्व पोटेंशियल टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द माइस्थीनिया ग्रेविस। तो माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर भी ना डिफरेंशिएट इसको करने के लिए ये टेस्ट, टेंसिलॉन टेस्ट माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए ही होता है एक्चुअली। तो एक्यूलोफ्रेंजियल के अंदर हमने क्या देखा कि टेंसिलॉन टेस्ट कराते हैं, और रेपिटेटिव नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट भी आ जाता है इसके अंदर, कि नर्व को बार बार स्टिमुलेट किया जाता है ताकि पता चल जाए कि एबनॉर्मल फटीग और ऑफ इवोक्ड पोटेंशियल, और डिफरेंशिएट इसको किया जाता है कहाँ से, माइस्थीनिया ग्रेविस से। स्पोर्टिव ट्रीटमेंट ही होता है जी, स्वेलिंग डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं,
और इनिशियली मैनेज बाय टेकिंग सॉफ्ट डाइट, और बाद में नेज़ो गैस्ट्रिक ट्यूब के ज़रिए पहले सॉफ्ट डाइट दे रहे होते हैं, बाद में फिर नेज़ो गैस्ट्रिक ट्यूब लग जाती है और फिर गैस्ट्रोटमी हो जाती है, ऑपरेशन भी हो सकता है इसका। तो ये हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, कुछ चीज़ें दिमाग में रह गई, कुछ हम इसको दोबारा इंशाल्लाह ताला जब देखेंगे तो समझ आ जाएगी। पैलिसेडिंग फिलामेटस इंक्लूजन्स, स्मॉल इंट्राकुलर ट्यूब फिलामेंट्स, ठीक है। थर्ड ईयर एसमेट्री इमासिएशन नमोनिया फॉलोइंग दिस बायोप्सी रिम्ड वैक्यूल्स, ये चीज़ें इसकी थोड़ी प्रोमिनेंट ला गई है कि इसके अंदर मसल फाइबर्स के अंदर रिम्ड वैक्यूल्स होते हैं, और ग्लाइकोजिन भी इसमें इंपॉर्टेंट बात लग रही है कि ग्लाइकोजिन जमा हुई होती है, और अदर नॉन स्पेसिफिक डेब्रीज रिलेटेड टू द लाइसोसोम्स। और क्या होता है जी, नॉन स्पेसिफिक डेब्रीज होते हैं जी जो कि रिलेटेड टू द लाइसोसोम्स होते हैं। टिपिकल मायोपैथिक होती है जी, एलिवेटेड टेंसिलॉन टेस्ट कराया जाता है, एंड रेपिटेटिव नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट फॉर दी abnormal fatigue ऑफ इवोक पोटेंशियल, ताकि हम क्या देख सकें, abnormal fatigue देख सकें, टू डिफ्रेंशिएट फ्राम द मायस्थीनिया ग्रेविस स्पोर्टिव। एक्चुअली मैं खुद याद कर रही हूँ इसको साथ साथ। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़, कीप मी इन योर प्रेयर्स, जज़ाकल्लाह।